हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करेंगे 26 अप्रैल करंट अफेयर्स की। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और अब की बार 2020 में जो मलेरिया के ऊपर जो विषय है वह है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। और अब की बार WHO ने जो जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी जो विषय है इसको बढ़ावा देने के लिए RBM के साथ साझेदारी भी की है। और इसको मलेरिया को ज़मीनी स्तर से चलाए जाने वाला अभ्यास है ये, जो मलेरिया को बिल्कुल रोकथाम करने के लिए चलाया गया है। और जो विश्व मलेरिया दिवस है इसकी शुरुआत एक अफ्रीकी मलेरिया दिवस के रूप में की गई थी और यह पहली बार 2008 में मनाया गया था। और मूल रूप से यह मलेरिया के बारे में जागरूक करने के लिए यह मनाया जाता है। और 2001 के बाद में अफ्रीकी सरकारों द्वारा यह मनाया जा रहा है। इसको प्रगति के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर काम किया जाता है मलेरिया को नियंत्रण करने के उद्देश्य से। और अफ्रीकी देशों में इसकी जो मृत्यु दर है ना उसको घटाना इनका मुख्य लक्ष्य होता है। जो विश्व स्वास्थ्य सभा के जो 60वां सत्र था 2007 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा यह एक बैठक प्रायोजित की गई थी, जो दुनिया भर के देशों में मलेरिया को अस्तित्व की पहचान करने और लोगों को जो लोग हैं उनके अंदर जागरूकता लाने के लिए अफ्रीका मलेरिया दिवस को विश्व मलेरिया दिवस में बदल दिया गया था, ताकि जो मलेरिया रोग है वो इस विश्व स्तर पर लड़ने का प्रयास किया जा सके। ऐसे मलेरिया आप सभी को पता है एक प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। और परजीवी को संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मनुष्य में हो सकता है। जिसे मलेरिया वेक्टर भी कहा जाता है। जो WHO उसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। WHO के महानिदेशक हैं जो टेड्रोस एडनोम है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने अपने सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंचाया है। तो वह है ईरान। और ईरान के सशक्त बलों की शाखा इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स द्वारा यह लॉन्च किया गया है। और ईरान की राजधानी है जो तेहरान, मुद्रा रियाल है। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं राष्ट्रपति हुसैन रूहानी। जो ये नूर उपग्रह अपनी कक्षा से जो नूर उपग्रह है वह अपनी कक्षा में पहुंच चुका है। और ये पृथ्वी की सतह से लगभग 425 किलोमीटर ऊपर यह परिक्रमा कर रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है ई कार्यालय ऐप किसने विकसित किया। तो ई कार्यालय ऐप ये CISF ने किया है कि जो इसका कार्य है जो फाइलों का जो संचालन है उसको रोकने के लिए। और जो इसमें एक एप्लीकेशन बनाया है जिसमें फाइलों को बिना छुए उनको दस्तावेज हैं उनकी आवाजावी में सक्षम बनाने में यह मदद करेगा। तो ये कार्य CISF ने किया है। और CISF के महानिदेशक हैं राजेश रंजन। और इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। ये जो कोरोना वायरस का संक्रमण फैल रहा है उसको रोकने के लिए यह पहल की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया जाता है। तो यह भी 25 अप्रैल को मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस यह सैन्य फ्रांसीसियों में हुए सम्मेलन के पहले दिन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र सभा ने 2 अप्रैल 2019 को दुनिया भर में 25 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए घोषित किया था। साथ में यह संयुक्त राष्ट्र ने सदस्य राष्ट्रों के जो प्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में भी जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और अब की बार यह 75वीं वर्षगांठ थी। और ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र का जो महासचिव है वो है एंटोनियो गुटरेस, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि खोंगजोम दिवस किस राज्य के द्वारा मनाया गया है। तो जो खोंगजोम दिवस है ये मणिपुर राज्य के द्वारा मनाया गया है। यहाँ जो मणिपुर सरकार है उसके द्वारा वहाँ मणिपुर में एक ज़िला है थोबल, वहाँ थोबल ज़िले में खोंगजोम वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स है, वहाँ ये खोंगजोम दिवस मनाया गया है। क्योंकि यहाँ पर 1981 में एंग्लो मणिपुर युद्ध यानी ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ मणिपुर के लोगों के द्वारा लड़ी गई लड़ाई थी, उनके बहादुर जो सैनिक थे उनकी स्मृति में यह मनाया जाता है। एंग्लो मणिपुर का युद्ध जो ब्रिटिश सरकार और मणिपुर राज्य के बीच में लड़ा गया था और जो 31 मार्च और 27 अप्रैल के बीच में चला था। अब इसमें ब्रिटिश साम्राज्य की जीत हुई थी। और उसके बाद 22 सितंबर 1891 को
मिंडीगुंग चोराचंद को ताज पहनाया गया। यह युद्ध मणिपुर के खोंगजोम को खेबा की पहाड़ियों में लड़ाया गया था, जिसमें सैनिकों ने ब्रिटिश पर 3 और सिलचर, कोहिमा और म्यांमार में हमला किया था। जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं वो एन बीरेन सिंह और राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने कोविड-19 से निपटने के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर विटाल विकसित किया। विटाल का मतलब है वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल, और ये किया है नासा ने। यह नासा ने किया है, और जो नेशनल यानी नासा है उसके प्रशासक हैं वो हैं जिम ब्रेडेनस्टाइन, और नासा का हेडक्वार्टर संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। यह जो कोविड-19 है इसके लक्षणों और रोगियों के लिए ज़रूरी वेंटिलेटर के समस्या को समाधान कर सकेगा, और इसमें सभी कठिन से कठिन टेस्टों को हम कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिंगापुर के कैलेडोनियम इन्वेस्टमेंट ने बंधन बैंक ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर कितना किया है। तो यह किया है 4.49, जो इसकी हिस्सेदारी पहले 3.39 थी। अब जो बंधन बैंक में इसने जो अब इसकी हिस्सेदारी बढ़ाई है उसके बाद अब बंधन बैंक के 7.2 करोड़ शेयर हो गए हैं। बंधन बैंक का हेडक्वार्टर है कोलकाता पश्चिम बंगाल में, और एमडी सीईओ हैं चंद्रशेखर घोष, और बंधन बैंक की टैगलाइन है आपा भला सबकी भलाई। हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का पदभार किसने संभाला। तो यह संभाला है संजय कोठारी ने, और जो संजय कोठारी हैं इन्होंने शपथ ली है और उन्हें प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में चुना गया है। इससे पहले ये राष्ट्रपति के सचिव के रूप में भी कार्यरत थे। जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है इसका गठन फरवरी 1964 में हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। तो इसका जो गठन हुआ था वो क्यों हुआ था, वो इसलिए हुआ था क्योंकि जो भ्रष्टाचार गतिविधियां हैं उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए एक स्वायत्त संस्था बनाई गई थी। यह भारत के भ्रष्टाचार रोधी सर्वोच्च सरकारी निकाय है, और इसको 1964 में सरकार में होने वाले भ्रष्टाचारों से निपटने के लिए स्थापित किया गया था। और संसद द्वारा 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग पर वैधानिक दर्जा देने वाला कानून बनाया था। ठीक है, और जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकारी के नियंत्रण से मुक्त है तथा केंद्र सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है, वह है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना। तो यह बना है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। जो उत्तर प्रदेश है वो आभासी अदालतों में सॉफ्टवेयर के जरिए मुकदमों की सुनवाई शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। अब इसके साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट और इसकी अन्य अदालतों में जो वीडियो कॉन्फ्रेंस से मुकदमों की सुनवाई की जाएंगी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्र ने राज्यों में कोविड-19 की स्थिति का आकलन करने के लिए किस समिति का गठन किया। तो यह किया है IMCTF यानी इंटर मिनिस्ट्रियल सेंटर टीम, इसका गठन किया है। इसमें क्या है कि कुछ जो प्रमुख हॉटस्पॉट जो ज़िले हैं वो उभर कर आए हैं, उन इलाकों में विशेष स्थिति जो गंभीर हो रही है। वैसे मैं बताऊं जिसमें हॉटस्पॉट और स्थिति गंभीर हैं जो अहमदाबाद और सूरत जो गुजरात के हैं, ठाणे महाराष्ट्र, और तेलंगाना का हैदराबाद, और तमिलनाडु का चेन्नई, ये हॉटस्पॉट पर हैं। और इससे पहले मध्य प्रदेश का इंदौर है, महाराष्ट्र में मुंबई पुणे है, कोलकाता में जो आसपास के ज़िले हैं वो पश्चिम बंगाल में, उनकी 2 टीमें बनाई गई हैं, और एक जयपुर का एक राजस्थान है। इनके लिए एक टीम का गठन किया गया है। उसके बाद एक टीम आपदा प्रबंधन कानून 2005 के अंतर्गत जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उनके अनुसार लॉकडाउन के उपायों का पालन और कार्यान्वयन, जैसे आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, अपने घरों से बाहर न निकलने, लोगों की एक दूसरे दूरी बनाए रखना, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की तैयारी की,
जिले में अस्पताल सुविधा आंकड़ों का प्रतिशत दर्ज और स्वस्थ पेशेवरों की सुरक्षा करना, जांच किट पहुंचाना, पीपीआई मास्क, अन्य सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता कराना, ये सारे काम यह जो समिति है जिसका गठन किया गया है ये करेगी। अब हम बात करते हैं निधन के बारे में। जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर थे ग्रीन वाटसन, उनका निधन हो गया है और यह मध्य के बल्लेबाज और मीडियम पेसर थे। उन्होंने 1966 से 67 से 1972 तक 5 टेस्ट और 1972 में 2 एक दिवसीय मैच खेले थे। इस ऑलराउंडर को दक्षिण अफ्रीका में 1966-67 दौरे पर रिप्लेसमेंट के रूप में जगह मिली थी। और एक हमारी जाने मानी रंगमंच निर्देशक, अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता उषा गांगुली का निधन हो गया है। उन्हें 1998 में निर्देशन के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उसके अलावा उन्हें पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गुड़िया घर नाटक के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में भी सम्मानित किया गया था। उन्हें 1970 और 1980 के दशक में पश्चिम बंगाल में हिंदी थिएटर का जनक भी माना जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।